हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जुलाई 2025 का करंट अफेयर्स, जो कि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है। और ये खुद से बनाया है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर बनाया है। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। पहला है हम लोग का डिजिटल कोलोनाइजेशन, डिजिटल कोलोनियलिज्म। ये क्या होता है? पहला चीज़ डिजिटल कोलोनियलिज्म होता है, जैसे कि कॉलोनी बना लिया गया। जैसे ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी बनाया, ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी बनाया हम लोग को। वैसे ही यूजेज ऑफ डाटा बाय बिग टेक कंपनीज, बड़े बड़े टेक कंपनीज है, उनके द्वारा डाटा का यूज किया जाता है। किसके लिए? फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए जो डाटा यूज किया जाता है उसको बोला जाता है डिजिटल कोलोनियलिज्म। ठीक है। इसको अगर रोकने के लिए भी कोई एक्ट है तो हाँ है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का है, जो कि फॉर डाटा सिक्योरिटी, जो कि डाटा को सिक्योर करने का बात करता है। ठीक है। उसके बाद एक और है कंपटीशन एक्ट, कंपटीशन एक्ट 2002, जो कि राघवन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था और बनाया गया था। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अनवेल द नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। जो यूनियन मिनिस्टर हैं और कोऑपरेशन का, वो नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी मतलब अमित शाह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन कौन है? अमित शाह है। ठीक है। उन्होंने नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को लॉन्च किया। ठीक है। नेशनल पॉलिसी 2025 कौन लॉन्च किया? अमित शाह। दिस द सेकेंड पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव। ये सेकेंड पॉलिसी है कोऑपरेटिव का। पहला कब का था? 2002 में पहला पॉलिसी आया था, ये सेकेंड पॉलिसी है। ठीक है। और इसका क्या स्लोगन है? स्लोगन क्या है? सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। और ये कोऑपरेटिव जो जितने भी है, ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल इसका कोई बैकअप है? तो हाँ है, 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से इसको ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी को। ठीक है। जिसका आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज सी। ठीक है। और एक और डीपीएसपी भी है 43B, 43 आर्टिकल 43B, ये डीपीएसपी है और जो कि कोऑपरेशन का बात करता है। ठीक है। अब ये किससे बना था? कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक 1904। कोऑपरेटिव एक क्रेडिट सोसाइटी है जो कि 1904 के ये से बना है। ठीक है। इसका पार्ट क्या है? पार्ट कौन सा है? 9B, पार्ट 9B। और आर्टिकल कौन कहाँ से कहाँ तक है? 243ZH से 243ZT तक। ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक ये आर्टिकल है आपका। ठीक है। एड 50 करोड़ पीपल फ्रॉम दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी से हम लोग 50 करोड़ मतलब आदमी को जोड़ रखे हैं। ठीक है। अब आइए, NEP कंप्लीट 5 ईयर्स। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 5 साल कंप्लीट कर चुका है अपना 2025 में। ये कमेटी कब बना था? 2020 में। और किसके रिकमेंडेशन पे? कस्तूरी रंजन कमेटी। कस्तूरी रंजन कमेटी NEP से रिलेटेड है और इसके रिकमेंडेशन से बना हुआ था। ठीक है। टारगेट 2025 का टारगेट क्या था? 2025 का टारगेट था यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी। 2025 का क्या टारगेट था? यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी। ठीक है। वही 2035 का क्या टारगेट है? क्रॉस द 50%, क्रॉस द 50% इन हायर एजुकेशन इन द ग्रॉस इनरोलमेंट रेट। जो जितना भी एडमिशन होता है उसका 50% क्रॉस करना है। ठीक है। और ये इसमें क्या होगा? GDP का 6%, 6% ऑफ GDP इसमें ये किया जाएगा। कब तक? 2035 तक 6% GDP का 6% इस पर खर्च किया जाएगा। 2030 में 2030 तक का टारगेट है प्री स्कूल टू सेकेंडरी, प्री स्कूल से सेकेंडरी 100% GER मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेट 100% होना चाहिए। ठीक है। और तो जो 2025 का क्या टारगेट है? वोकेशनल ट्रेनिंग। अभी तक हम लोग क्या अचीव कर चुके हैं? वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग टू 50% लर्नर। ठीक है। प्रोमोट मल्टीलिंग्विनिज्म, लिंग्विस्ट, प्रमोट मल्टीलिंग्विनिज्म। ठीक है।
3 लैंग्वेज पॉलिसी NEP 2020 का ही है, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मेजर अचीवमेंट क्या है, इस NEP का अचीवमेंट क्या है। प्राइमरी लेवल GR मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो रिच अराउंड 93% रिच हो गया, सॉरी यार 93% तक रिच कर गया, ठीक है। इंक्रीज इन हायर एजुकेशन GR फ्रॉम 23.7% से 28.4% तक। मोर देन 12 लाख टीचर्स ट्रेन अंदर निष्ठा प्रोग्राम जो है उससे 12 लाख मतलब 12 लाख से ज़्यादा टीचर ट्रेन किए गए। और निष्ठा किसका प्रोग्राम है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। नेशनल एग्जाम्स लाइक CUET, JEE, NEET कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेजेस। जो NEET, JEE या फिर CUET ये आपको 12 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। पेटेंट फाइलिंग रिच अप टू 92,168 मतलब 92,168 इन 23 विथ हायर एजुकेशन कंट्रीब्यूटिंग 25%, ठीक है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रवि व्यास ट्रिब्यूनल एक्सटेंडेड, जो रवि और व्यास है उसका ट्रिब्यूनल एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। वाटर डिस्प्यूट किसके किसके बिटवीन है, ये पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान। अगर पूछेगा रवि व्यास ट्रिब्यूनल किसके लिए बनाया गया, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए, ठीक है। और ट्रिब्यूनल किससे कौन से आर्टिकल के अंडर बनता है, तो 262। अगर पूछेगा ट्रिब्यूनल किसके अंडर में बनता है, तो 262 आर्टिकल के अंडर बनता है। और ये किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को। ये किसको पावर देता है, पार्लियामेंट को पावर देता है कि रिजॉल्व करे वाटर डिस्प्यूट्स को, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कैन मेक द ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट जो है वो ट्रिब्यूनल बना सकता है, वो भी किसके, वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक जो है वो ट्रिब्यूनल बना सकता है अपना, ठीक है। वाटर डिस्प्यूट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट, वाटर डिस्प्यूट जो है किसके अंडर में आता है, यूनियन लिस्ट के अंडर में आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है कि रवि व्यास ट्रिब्यूनल किस स्टेट के डिस्प्यूट में आता है, तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। और आर्टिकल 262 पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि रिजॉल्व करे वाटर डिस्प्यूट्स को, ठीक है। आगे चलिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज में है। इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो इंडिया अचीव कर चुका है, ठीक है। ये टारगेट था हम लोग का 2030 तक अचीव करने का, लेकिन वो 2025 में ही अचीव कर लिया है इंडिया, ठीक है। 1.5 टारगेट कब था, 1.5% टारगेट था 2014 में, ठीक है। और 20% हम लोग अचीव कर चुके हैं 2025 में, ठीक है। और ये प्रोग्राम किसके अंडर में आता है, बाय प्रोग्राम नेम इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम 2003 मतलब 2003 का ये प्रोग्राम है, ठीक है। वाई इथेनॉल ब्लेंडिंग आ जाए कि इथेनॉल, क्योंकि अब बहुत सारा कंसेप्चुअल चीज़ें पूछ रहा है बीपीएससी भी, तो पूछे कि इथेनॉल ब्लेंडिंग क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे होगा इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल का इफिशियंसी बढ़ जाता है उससे, ठीक है। गुड फॉर इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होता है क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करता है, ठीक है। फार्मर फूड्स वेस्ट आर यूज, जो फार्मर के फूड वेस्ट होते हैं वो भी इसमें यूज हो जाते हैं। और ये एक सस्टेनेबल वे है, सस्टेनेबल तरीका है, इसको अच्छा मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, सस्टेनेबल है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी सही है। अब एक और चीज़, अगला न्यूज़, वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 18 ईयर टू 16 ईयर। वोटिंग एज 18 से 16 कर दिया कौन, यूके। अगर पूछे कि वोटिंग एज यूके अपने कितना किया है, 18 से 16 कर दिया। इंडिया ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2020 proposed reducing age from 18 to 17 by amending article 326 आर्टिकल क्या करता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात करता है। आर्टिकल 326 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सबको समान वोटिंग का अधिकार देने का बात करता है। तो ये भी हुआ था, लेकिन इसको
हटा दिया गया। और ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल मतलब जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर ने इसको लाया, ये एक नॉर्मल एमपी अपना पर्सनल ये के लिए लाया, पर मतलब इसमें कोई ये नहीं है, ये किसी मिनिस्टर के द्वारा नहीं लाया गया, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, तो इसको प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। अब चलते हैं न्यू एग्रीकल्चरल स्कीम, ठीक है। PMDDKY मतलब प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ये आप देखिए, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, 100 एग्रीकल्चरल बैकवर्ड मतलब एग्री बैकवर्ड मतलब एक जो भी पूरे कंट्री में 100 एग्रीकल्चरल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को वो उसको डेवलप करेगा और अच्छे से उसको करेगा। और ये कौन से प्रोग्राम के ये से हुआ है, जैसे कि टू डेवलप ऑन द सेम लाइन ऑफ नीति आयोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग का था, सेम वही बेस पे इसको भी डेवलप किया गया है, ठीक है। और इसका फंड क्या है, 24,000 करोड़, 24,000 करोड़ 6 साल के लिए, 24,000 करोड़ 6 साल के लिए, ठीक है। इसका नोडल एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अगर पूछा कि सबसे हाईएस्ट एजेंसी कौन है जो इसको देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कमेटी, इसमें बनेगा आपका डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कमेटी ही बनेगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसका हेड होगा। डिस्ट्रिक्ट धन धान्य कमेटी बनेगा जिसका हेड कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि डीएम उसका हेड होगा। और इसमें क्या है, मर्जर ऑफ 36 स्कीम, 36 स्कीम प्लस 11 मिनिस्ट्री मिलके इसको किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कीम है, बहुत बड़ा स्कीम है, जिसमें 36 स्कीम को एक साथ मिला के और 11 मिनिस्ट्री एक साथ आकर इसको कर रहा है। और इसका पैरामीटर भी है चेक करने का, जैसे कि 117 पैरामीटर है, 117 पैरामीटर है इसको चेक करने का। और टॉप स्टेट इसमें कौन है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से इस डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है, तो यूपी में 12 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया है। यूपी में 12 डिस्ट्रिक्ट, यूपी में से 12 डिस्ट्रिक्ट को लिया गया। और बिहार का कितना लिया गया, 7। बिहार में से कितना लिया गया है, 7 डिस्ट्रिक्ट को एग्री बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, जिसको पीएम धन धान्य कृषि योजना से जोड़ा जाएगा और उसको लाभ मिलेगा। तो आगे चलते हैं अब, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई पब्लिश कौन करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल इसको जारी करता है, जो कि आरबीआई के अंडर में ही आता है, ठीक है। एफएसडीसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल हेड कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका हेड होता है। फाइनेंस मिनिस्टर इसका हेड होता है। इसको कब बनाया गया था, 2010 में इस चीज को बनाया गया एफएसडीसी को, ठीक है। इंडिया का जीडीपी का, इसने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इंडिया का जीडीपी कितना बताया 2025-26 का, 6.5% जीडीपी बताया है इंडिया का। और आरबीआई जो है गवर्नमेंट डेप्ट मैनेजर होता है, जो गवर्नमेंट का डेप्ट जो जितना होता है, कर्ज जितना लिया जाता है, उसको कौन लेता है, आरबीआई लेता है। अब गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई लेता है, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो कि जुलाई का है, और ये आ भी सकता है क्योंकि मराठा लैंडस्केप को आपको 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है, जो कि आपका महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। इसमें 12 फोर्ट है, 12 फोर्ट, 11 फोर्ट किस में है, महाराष्ट्र में है, और 1 फोर्ट जो है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु वाला फोर्ट का क्या नाम है, जिंजी फोर्ट। तमिलनाडु वाला फोर्ट का नाम है जिंजी फोर्ट, ठीक है। और इसका 43rd कौन सा था, मोएडम्स मतलब माउंट ब्यूरियल ऑफ ओम डायनेस्टी। ओम डायनेस्टी का जो ब्यूरियल सिस्टम है उसको पूरा मिला था 43rd मतलब 43वां, जो कि असम में है, ठीक है। 42वां का किसको मिला था, सेक्रेट असेंबलीज ऑफ होयसाला का जो सेक्रेट असेंबल्स है उसको मिला था, ठीक है। 42nd किसको मिला, 42nd तो होयसाला वाला मिला था। 41st किसको मिला था, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और 40 धौलावीरा हरप्पन सिटी है उसको मिला था, ठीक है। ये लेकिन आपको याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं विंबलडन 2025। विंबलडन, इससे भी क्वेश्चन आता है, विंबलडन सिंगल टाइटल कौन जीता कौन नहीं, या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, या फिर फ्रेंच ओपन।
तो विंबलडन कहाँ होता है आपका, पहला चीज़ तो ये लंदन में होता है, ठीक है। और मेंस सिंगल टाइटल लंदन में होता है और 138 एडिशन है, ठीक है। इसका विनर कौन है, कार्लस अल्कराज, कार्लस अल्कराज 2025 का कार्लस अल्कराज है। और रनर अप कौन है, जैनिक सिनर, जैनिक सिनर को हरा के कार्लस अल्कराज विंबलडन का 2025 का सिंगल टाइटल जीत गया, ठीक है। वीमेन में है जो ईगा स्वीतक, ईगा स्वीतक ने हराया एनिसिनोवा, एनिसिनोवा, एनिसिनोवा जो कि यूएसए की है, उसको हरा के अपना टाइटल लिया वीमेन सिंगल टाइटल में, ठीक है। अब आप चलिए 70th ब्रिक्स समिट, 70th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। 70th अगर ब्रिक्स समिट पूछे कहाँ हुआ था तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। और 18th कहाँ होगा, इंडिया में होगा, 18th कहाँ होगा, इंडिया में होगा। 18th वाला कौन सा होगा, 2026 में 18th होगा, ठीक है। और ये इंडिया में होगा, बेस्ड ऑन किस पे होगा, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है। ब्रिक्स प्लस, ब्रिक्स प्लस जो आपका होता है वो रिप्रेजेंट करता है 36% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, सॉरी 36% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। जो ब्रिक्स प्लस है वो 36% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओवर 46% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड के 46% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और 25% ग्लोबल एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट में वो 25% है। और ब्रिक्स में कितना कंट्रीज है, अभी आपका ब्रिक्स में कंट्रीज है 10। और लेटेस्ट कौन सा है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आपका 10th कंट्री है जो सबसे लेटेस्ट है। और वो 70th ब्रिक्स समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहाँ उसको मेंबरशिप मिला, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 जुलाई को, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और डिक्लेयर्ड किसके द्वारा किया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया। कब, 1989 में, कब किया गया, 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, ठीक है। और 2025 का थीम क्या है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन देयर फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। तो आपको थीम याद होना चाहिए, थीम पूछता है क्योंकि पिछले बार ओजोन का आपका डेट पूछ लिया था। इसी तरह वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 11 जुलाई को। और इसका थीम क्या है, एम्पावरिंग यंग पीपल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन ए फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके आगे का देखते हैं। पेन पेंटर प्राइज, पेन पेंटर प्राइज 2025 लैला अबू लैला को मिला है, लैला अबू लैला को मिला है। पेन पेंटर प्राइज किसको मिला है, लैला अबू लैला को है। ये सुडानीज स्कॉटिश राइटर है, ठीक है, सुडानीज स्कॉटिश राइटर है, ठीक है। ब्रिटिश रेसिडेंट है, इंग्लिश ऑथर, गिवन बाय इंग्लिश पेन फाउंडेशन, ब्रिटिश रेसिडेंट है और इंग्लिश ऑथर है, ठीक है, गिवन बाय इंग्लिश पेन फाउंडेशन। बस ये आपको ये याद रखना है कि अबू लैला, लैला अबू लैला को पेन पेंटर प्राइज 2025 मिला है, ठीक है। इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज बिल्ड इन कर्नाटका। अगर पूछे कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज कहाँ बिल्ड हुआ है तो आपको कर्नाटका में हुआ है, ठीक है। और ये इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया था, तो ये इनोग्रेट आपको नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, सिंगदूर ब्रिज, सिंगदूर ब्रिज, इसका नाम क्या है, सिंगदूर ब्रिज। और सरस्वती रिवर के ऊपर है, 2.44 किलोमीटर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, ठीक है। रियो डिक्लेरेशन एडॉप्टेड, रियो डिक्लेरेशन एडॉप्टेड, रियो कहाँ पे है आपका, ब्राजील में, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया, डिक्लेरेशन ब्रिक्स प्लस के द्वारा। पीछे ब्रिक्स का देखे हम लोग पढ़े थे कि 70th ब्रिक्स का कहाँ पे मीटिंग हुआ था, तो आपका 70th ब्रिक्स का मीटिंग हुआ था रियो डी जेनेरियो में, ठीक है, 70th मीटिंग रियो डी जेनेरियो में। और इसका टाइटल क्या रखा गया, स्ट्रेंथिंग द ग्लोबल साउथ, क्योंकि ब्रिक्स जो प्लस है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। जैसे नेटो है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही ब्रिक्स प्लस ग्लोबल साउथ को, जैसे इंडिया, इधर आपका अफ्रीका,
अफ्रीकन यूनियन, या फिर बहुत सारा जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है। तो इसका टाइटल क्या रखा गया, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट्स। ठीक है, इसका मेंबर 10 मेंबर है, बस 10 मेंबर ही है। पार्टनर मेंबर कितना है, 11 है। सोशली डिटरमाइंड डिजीज पार्टनरशिप, ठीक है। फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन, इसमें क्या क्या किया गया है इस रियो डिक्लेरेशन में, तो सोशली डिटरमाइंड डिजीज को पार्टनरशिप करके इरेडिकेट और खत्म करने की बात की गई है। फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे बात की गई है। फ्रेमवर्क जो है ग्लोबल गवर्नेंस ऑन एआई पे बात किया गया है कि कैसे फ्रेमवर्क किया जाए, कैसे इसको गवर्न किया जाए। इंडोनेशिया एज ए फुल टाइम मेंबर, बताए थे आपको कि 17th ब्रिक्स प्लस समिट में इंडोनेशिया को फुल टाइम मेंबर का मेंबरशिप मिल गया। ठीक है, अब चलती है आगे चलते हैं। पीएम विजिट त्रिनाद कहाँ पे, कैरिबियन कंट्री है, और फर्स्ट कैरिबियन कंट्री है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे एक गिरमिटिया कम्युनिटी है। ठीक है, गिरमिटिया कम्युनिटी वो है कि जो कि इंडियन ओरिजिन का है, मतलब इंडियन इंडेंजर्ड लेबर है, सेंट टू ब्रिटिश कॉलोनीज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में यहाँ से लेकर जाया गया उधर प्लांटेशन के लिए, बहुत सारा लेबरर के लिए, स्लेव्स बना के लेकर गया। और ये इंडियन कम्युनिटी है, मतलब समझो कि एक इंडिया से माइग्रेट करके लोग वहाँ पे लेकर जाया गया, वो भी ब्रिटिश कॉलोनीज में। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है कि इस कम्युनिटी का डाटाबेस बनाया जाए। वहाँ पे इंडिया जो है होस्ट करेगा वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस। इंडिया जो है होस्ट करेगा वर्ल्ड गिरमिटिया कॉन्फ्रेंस, इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, OCI ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड एलिजिबिलिटी, उन लोगों को क्या क्या फायदा मिलता है जो कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। कार्ड एलिजिबिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू 6th जनरेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, 6th जनरेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा तक को, मतलब 6th जनरेशन तक को कार्ड को एक्सटेंड करने का परमिशन मिल गया है, OCI कार्ड जो होता है। अब आगे चलते हैं। कैबिनेट अप्रूव ELI स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंटेंसिव। कैबिनेट जो है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंटेंसिव को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, यूनियन बजट 2024-25 में ये आया था, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। ELI अगर पूछेगा स्कीम किसके अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। पार्ट ए, इंसेंटिव फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए इंसेंटिव होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेबल टू EPFO, रजिस्टर्ड फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय विथ सैलरी अप टू 1 लाख, अगर 1 लाख तक का सैलरी है तो उसको मिलेगा। बेनिफिट इसका क्या होगा, 1 मंथ EPF वेज, मिनिमम जो होता है EPF वेज 15,000 होना चाहिए इन 2 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, पेमेंट थ्रू DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्ट बैंक में चला जाएगा जो भी बेनिफिशियरीज है उसके बैंक में। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव RDI स्कीम, कैबिनेट ने RDI स्कीम को अप्रूव कर दिया है। RDI क्या होता है, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन। ठीक है, और ये 1 लाख करोड़ इसके लिए फंड किया गया, मतलब RDI के लिए 1 लाख करोड़ फंड मिला है। ठीक है, और ये किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। किसके अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज रिसर्च एंड प्राइवेट सेक्टर इन RDI। ऑब्जेक्टिव ये है कि रिसर्च को इंक्रीज किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए RDI में, मतलब रिसर्च डेवलपमेंट में इन्वॉल्व किया जाए प्राइवेट सेक्टर को। इसका फोकस एरिया क्या होगा, सपोर्ट प्रोजेक्ट एट हायर टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, मतलब हायर टेक्नोलॉजी में इसको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, सपोर्ट एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल और जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है उस पर सपोर्ट किया जाए। फैसिलिटेट क्रिएशन ऑफ डीप टेक फंड, मतलब फंड ऑफ फंड, मतलब ये किसी और को फंड मिलेगा, उससे फंड मिलेगा, उससे RDI स्कीम चलेगा। तो दोस्तों अभी फिर आ गए हैं FI, फाइनेंशियल इंक्लूजन रिचेस 67। ये आज का BPSC में पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन आज के BPSC में पूछा गया था। फाइनेंशियल इंक्लूजन,
बीपीएससी बोला है, यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ इंडिया किसके इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है, आरबीआई के द्वारा, ठीक है, 2021 से आ रही है। और इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल आइडेंटिटी, जैसे फाइनेंशियल आइडेंटिटी एड टू बैंकिंग सिस्टम, बीमा, पेंशन, मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए बैंकिंग सिस्टम से, बीमा से जोड़ा जाए, इंश्योरेंस मतलब या पेंशन से जोड़ा जाए, और उनको एक फाइनेंशियल आइडेंटिटी मिले, ठीक है। सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो कि बहुत रिवोल्यूशन लाया डिजिटली इंडिया को, डिजिटल चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन हो, चाहे हर चीज़ में हो, रिसर्च हो, डेवलपमेंट हो, सब कुछ में ये डिजिटल इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो इसको अब 10 साल हो गए, 2025 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसका नोडल एजेंसी कौन सा है, मेटी, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसका 9 पिलर है, डिजिटल इंडिया का 9 पिलर है। पहला क्या पिलर है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, हाईवे पे ब्रॉडबैंड रहे, मतलब इंटरनेट रहे। यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, मतलब सबको फ़ोन का एक्सेस मिले, ठीक है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, एगो पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम रहेगा जिसके अंतर्गत सबको इंटरनेट मिले, सबको अच्छे से इंटरनेट मिले। ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आईटी फॉर जॉब, ई गवर्नेंस, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम, ठीक है। और इसका अगर देखेंगे कि तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी बन गया। इंडिया जो है इसके ये डिजिटल इंडिया से 3rd लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी बन गया। इंटरनेट कनेक्शन कितना हो गया, इंटरनेट कनेक्शन 285% इंक्रीज हुआ है, 285% इंक्रीज हुआ है 2014 से 2024 के बीच में। और आपको 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजेक्शन, इंडिया का जो है 49% है ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजेक्शन, जितना पैसा लेन देन है वो कितना है 49%, जितना वर्ल्ड में होता है उसका 49% इंडिया ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट प्रोसेस 44 लाख करोड़, जो 44 लाख करोड़ है उसको डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र होता है उसमें 44 लाख करोड़ हो गया है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया 44 लाख करोड़, वो भी कब तक, मई 2025 तक। और भाषिनी जो है वो एक एआई चैटबॉट है, ठीक है, जो कि 30 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये हो गया। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक, अर्बन रिपोर्ट किसका है, वर्ल्ड बैंक का है। अर्बन रिपोर्ट किसका है, वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। इसका क्या है, टुवार्ड रेजिलिएंट एंड प्रोस्पेरस सिटी इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज इन अर्बन एरियाज, ये सब चीज़ बताता है। क्या बताता है, इम्पैक्ट क्या हुआ अर्बनाइजेशन का, क्लाइमेट चेंज पे क्या हुआ अर्बन एरिया में। 480 मिलियन मतलब 48 करोड़ लोग आपका इंडिया में 2020 तक क्या अर्बन में रह रहे हैं, और 2050 तक आपका 90 करोड़ मतलब 95 करोड़ के तक लोग रहेंगे अर्बन में, इतना चेंजेस होगा। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने खुद से बनाया था अपना नोट्स, और फिर आगे आपको मैं एडुटेरिया के बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब मैंने अपना नोट्स जो भी बनाया था, जो थोड़ा इससे इम्पोर्टेंट था उसको मैंने अपना कॉपी में बना लिया था। और अब हम लोग चलते हैं इससे रिवाइज करने, जो मेजर नेशनल इवेंट हुए हैं 2025 का नेशनल इवेंट, जो हम लोग का नेशनल न्यूज है उसको इसमें कवर करेंगे, और इसको जुलाई से पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको जुलाई में देखना, आप लोगों ने जुलाई में देखा होगा कि जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था अपना हेल्थ का देकर। वो 74 ईयर के ओल्ड थे, 74 ईयर ओल्ड थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था। और कौन से आर्टिकल से रेजिग्नेशन दिया था, 67A आर्टिकल का यूज करके, 67 आर्टिकल का यूज करके उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था। दूसरा है कि इम्पोर्टेंट न्यूज है ये
कि नरेंद्र मोदी बिकम द इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। ये जो नरेंद्र मोदी बिकम इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्होंने 4078 डेज और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया, जिनका 4077 दिन का था रिकॉर्ड। उन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया और अभी जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं। और लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट बन गए, क्योंकि इन्होंने चीफ मिनिस्टर का भाई ये किया है, तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब नालसा, अगर पूछे कि परिवार सहायता योजना 2025 ये किसने लॉन्च किया? वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने लॉन्च किया? तो नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्म फोर्सेस हैं, उनके फैमिली को लीगल सर्विस, लीगल एड प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये हो गया। ऑपरेशन महादेव, ये थोड़ा चर्चा में था। ऑपरेशन महादेव जो था उसमें 3 आतंकवादियों को मार गिराया है, जो कि पहलगाम के मास्टरमाइंड माने जाते थे, उनको मार गिराया। और ये एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था जो कि कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस इन श्रीनगर। टारगेटेड लश्कर तैयबा कमांडर सुलेमान शाह इसमें मारा गया और मूसा फूजी। अब आगे चलते हैं। जो मैं तो वही पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है वही चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ ये वो नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वही चीज़ बताऊंगा। एक स्टूडेंट फ्रॉम बेंगलुरु हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट भरतनाट्यम प्रैक्टिस ऑफ 170 आवर। 170 घंटे का भरतनाट्यम किया है उन्होंने, अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब हासिल किया है। रोमोना इवेटे पेरेरा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है बेंगलुरु का, बेंगलुरु का, और 170 घंटे तक करते रहा, जो कि 8 दिन माना जाएगा, 8 दिन होगा। और उसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवा लिया, अपना नाम दर्ज करा लिया। महाराष्ट्र फर्स्ट ग्लास ब्रिज ओपन एट नापने वाटरफॉल। महाराष्ट्र का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ ओपन हुआ है? नापने वाटरफॉल, नापने झरना पे इसका पहला ग्लास ब्रिज ओपन हुआ है, ठीक है। और नापने वाटरफॉल कहाँ है? सिंधुदुर्ग में, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे का देखते हैं। पीएम मोदी लॉन्च ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट, मतलब जितने पांडुलिपि हैं, पांडुलिपि जो कि मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं, जो कि पुराना एंशिएंट टाइम पे लिखा गया होता है, उसको डिजिटलाइजेशन करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन लाया गया है, ठीक है। इनिशिएटिव फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट मतलब पांडुलिपि को इसमें संरक्षित किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। गणेश चतुर्थी तो आप लोग जानते हैं कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये तो उसका स्टेट फेस्टिवल बना दिया गया है गणेश चतुर्थी को। 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक यूपीएससी अपना सेंट्ररी ईयर मनाएगा, क्योंकि ये 1926 में फॉर्म हुआ था, 1926 में फॉर्म हुआ था। दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ था। दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज पूछे कहाँ हुआ था? सिक्किम में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? इंडियन आर्मी। किसके द्वारा किया गया था? इंडियन आर्मी के द्वारा। इसको जो है अनाउंस इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर इन प्लांट। अगर पूछा जाए कि इसको मतलब कौन सा ऐसा इंडियन कंपनी है जो ब्राजील में अपना फर्टिलाइजर प्लांट खोल रही है, तो इफ्को खोल रही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इफ्को। अब आगे चलते हैं। बिहार बिजनेस महाकुंभ, ये आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिहार का न्यूज है। बिहार बिजनेस महाकुंभ 2025 कहाँ पे हुआ था? ज्ञान भवन पटना में हुआ था, अगस्त 3 से अगस्त 5 तक। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट लोकल प्रोडक्ट एंड स्टार्टअप। ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए, जो प्रोडक्ट है बिहार का या स्टार्टअप है उसको ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइजेशन मिले।
आगे देखते हैं, सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ भगाओ सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा, स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और एक आपको हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा ही किया गया है। आगे चलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे लॉन्च गोल स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन। अगर पूछा जाए गोल स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन कौन लॉन्च किया है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। अपने 75 ईयर के मतलब 75 ईयर कंप्लीट हुआ उसके ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसका थीम है 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको समझो कि ये यूपीएससी पूछा था पिछले साल 2025 में, यूपीएससी ने पूछा था। निजामाबाद तेलंगाना में है, तो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड निजामाबाद तेलंगाना में ओपन किया गया है, इनोग्रेट हुआ। कौन किए? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अमित शाह। A deposit of aluminum laterite has been found in कहलगांव हिल ऑफ भागलपुर में। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अगर पूछे कि एल्यूमिनियम लेटराइट कहाँ पाया गया है, तो कहलगांव में। कहलगांव कहाँ है? भागलपुर में है। कहलगांव का पहाड़ी कहाँ पे है? भागलपुर में, ठीक है। ये अब आगे का देखते हैं, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्रीन डाटा सेंटर वाज लेड इन गाजियाबाद। जो फाउंडेशन स्टोन है इंडिया का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, तो पूछे पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ पे ओपन किया गया है, तो गाजियाबाद में। और ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया? चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। ये आगे का देखते हैं, जो इंडियन क्रिकेटर है शिखर धवन, उन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी रिलीज किया, जिसमें वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसको बताए हैं अपना। ये तो बुक कौन लिखा है, किसका ऑटोबायोग्राफी है? शिखर धवन का, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। तो पूछे कि एस जो है ये किस स्टेट का है, तो आंध्र प्रदेश का है। किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और इसका क्या है? मॉस्किटो, जितने भी मच्छर है वो बढ़ रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए इसको लाया गया है, ठीक है। उसके बाद आस्था पुनिया, सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया जो है बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई। सब लेफ्टिनेंट आस्था पुनिया हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई द फाइटर एयरक्राफ्ट इन द इंडियन नेवी। अगर पूछा कि जाए कि इंडियन नेवी में पहली मतलब वीमेन कौन है जो जिसने अपना फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाया है, तो वो कौन है? आस्था पुनिया। उसके बाद आते हैं असम गवर्नमेंट पे, ठीक है। असम गवर्नमेंट ने जो अपना रीनेम कर दिया है इसको रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी को कर दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी कर दिया है, टैगोर को ठाकुर कर दिया है, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने 1500 रुपये प्राइवेट जॉब के लिए, जो प्राइवेट सेक्टर जॉब है उसके लिए 15,000 रुपये अलॉट किया है, ठीक है। उसके बाद आता है तमिलनाडु गवर्नमेंट पे, ठीक है। हॉर्नबिल कंजर्वेशन का आएगा बात, तो कहाँ से आएगा? तमिलनाडु हॉर्नबिल कंजर्वेशन, ठीक है। और ये कहाँ पे? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में इसको ये किया गया है, ठीक है। आगे चल, कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैज लॉन्च द संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप कौन लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। 21 रीजनल लैंग्वेज, इसका क्या है? ये फ्रॉड को रोकेगा, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन में फ्रॉड होता है उसको रोकेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक फोर लेन मैरीन ड्राइव गंगा पथ जिसका नाम होगा विल बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम मुंगेर टू भागलपुर इन बिहार विथ लेंथ अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर। एक फोर लेन मरीन ड्राइव बनेगा, कहाँ से? मुंगेर से भागलपुर तक, वो भी 100 किलोमीटर का, ठीक है। इसका नाम गंगा पथ होगा। उसके बाद स्टूडेंट टीचर रेशियो इन बिहार इज नाउ 28:1। 28:1 हो गया है बिहार में आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो का। और ये नेशनल एवरेज जो है
40:1 के, ठीक है। बिहार कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर्मेशन ऑफ बिहार यूथ कमीशन। बिहार यूथ कमीशन कौन ये किया है? बिहार कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंडिया फर्स्ट क्यूआर बेस्ड डिजिटल हाउस एड्रेस इन इंदौर। अगर पूछा है कि फर्स्ट मतलब क्यूआर बेस्ड है डिजिटल हाउस एड्रेस किसने कौन सा सिटी ने लॉन्च किया है, तो इंदौर ने लॉन्च किया है, ठीक है। बिहार में एक इनिशिएटिव लिया गया है राहबीर। राहबीर किसको बोला जाएगा? जो भी जो है विक्टिम को हेल्प करेगा रोड एक्सीडेंट में, उसको राहबीर बोला जाएगा, ठीक है। इंडिया का जो टारगेट है वो 300 मिलियन बायो इकोनॉमी 2030 तक $300 मिलियन का होना चाहिए। इंडिया का जो टारगेट है वो 300 मिलियन का होना चाहिए बायो इकोनॉमी के द्वारा 2030 तक, ठीक है। टेस्ला का फर्स्ट शोरूम आप लोग का कहाँ पे होगा? बांद्रा कुर्ला में, वो भी मुंबई में खोला जाएगा फर्स्ट शोरूम, ठीक है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ए ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये इंडिया पहला कंट्री होगा जो अपना ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च कर रहा है, ठीक है। और ये एआई के साथ एआई के को ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं गुजरात बिकम टॉप प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोड्यूसर इन द 2024-2025। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा पोटैटो को प्रोड्यूस किया, आलू को सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस किया है? गुजरात, ठीक है। बिहार में 125 यूनिट 1 अगस्त 2025 से फ्री हो गया है। 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट फ्री हो गया है, ठीक है। और बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा हाउस होल्ड को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी फ्री में, ठीक है। आगे देखते हैं वीर रथ पार्क, ठीक है। वीर रथ पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? नालगढ़ विलेज ऑफ नोएडा डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह सर्किट विल बी डेवलप अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंदन नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसमें चंपारण सत्याग्रह सर्किट होगा, ठीक है। और दीज 3 सर्किट्स आर मुजफ्फरपुर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ठीक है। महिला आरोग्यम कक्ष ये आपका डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है और उसमें जितने भी वीमेंस हैं उनके हेल्थ और उनके वेलबींग को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो गवर्नमेंट वर्क प्लेस में काम करती है, गवर्नमेंट जगहों पे काम करती है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए महिला आरोग्यम कक्ष लाया गया है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के द्वारा लाया गया है। इसके बाद आते हैं IIT पटना सिक्योर किया है 10वां पोजीशन सिक्योर किया है इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज अक्रॉस 2025 रिलीज बाई IIRF में आपका 10वां पोजीशन IIT पटना का आया है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा, ठीक है। और NIRF रैंकिंग में इसका 19th पोजीशन है, ठीक है। जो अशोका पिलर है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ में, उसको बिहार के यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, ठीक है। द बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम और मेमोरियल स्तूपा को बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका इनॉग्रेशन कौन किया था? चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो पहले थे नीतीश कुमार जी ने, ठीक है। बोस इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता ने डेवलप किया है जनरली मॉडिफाइड GM पाइनएप्पल, ठीक है, जो कि फंगल डिजीज को रेसिस्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैग रिपोर्ट। तो बिहार का जो ग्रोथ रेट रहा है 2023-24 में वो 14.47 रहा है। 14.47 आपका बिहार का जो ग्रोथ रेट रहा है वो भी 2023-24 में, ठीक है। तो बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, ठीक है, स्टेट सैनिटेशन वर्कर्स कमीशन बनाया गया है बिहार में, ठीक है, जिसमें 7 मेंबर है, ठीक है। एक तो चेयरमैन हो गया आपका, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर का ये कमीशन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिहार का जो हेल्थ रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट जारी किया है बिहार का हेल्थ डिपार्टमेंट। एवरी 3rd पर्सन आउट ऑफ 100 इन द स्टेट इज सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से एवरी 3rd पर्सन मतलब 100 में से 3 लोग हेपेटाइटिस से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, बहुत ज़्यादा हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो अब न्यूज़ है ग्रासलैंड बर्ड सेंसस। ये कहाँ कंडक्ट किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। और ये सबसे पहली बार हुआ है। ये हो गया। आगे चलते हैं। एक नया तरह का ब्लड ग्रुप खोजा गया है। क्या इसका नाम है? CRIB, क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है। और ये साउथ इंडिया में खोजा गया है।
ये बहुत ज़्यादा मतलब रेयर ब्लड ग्रुप है। और CR रिप्रेजेंट क्रोमर एंड IB स्टैंड फॉर इंडिया बेंगलोर। आगे का न्यूज़ देखते हैं। ऑपरेशन कलमेनी वाज लंच इन उत्तराखंड। ऑपरेशन कलमेनी कहाँ लंच हुआ है? उत्तराखंड में लंच हुआ है। और ये क्यों लंच हुआ है? जो फेक यंग बाबा है उन लोगों का, वो लोग मिस यूज कर रहे हैं धर्म को, उन लोगों को पकड़ने के लिए ये लंच किया गया है। ऑपरेशन कालनेमी ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड में लंच किया है। और जो यंग जो बाबा बन के घूम रहे हैं और धर्म को मिसयूज कर रहे हैं, उनके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। E10 सीरीज शिंकन बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान विल बी ऑपरेटेड फ्रॉम मुंबई से अहमदाबाद कॉरिडोर। अगर पूछे कि बुलेट ट्रेन पहली बार E10 सीरीज शिंकन बुलेट ट्रेन वो कहाँ से कहाँ तक चलाया जाएगा? वो आपका मुंबई से अहमदाबाद तक चलाया जाएगा। और ट्रेन को क्या बोला जाता है? अल्फ़ा एक्स इस ट्रेन को बोला जाता है, ठीक है। बिहार वाज अवार्डेड द नेशनल लेवल एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2025। बिहार को नेशनल लीडरशिप अवार्ड, नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है 2025 के लिए। आगे चलते हैं हम। ऑपरेशन जो मैडमैक्स है वो एनसीबी ने लॉन्च किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। और वो किस जो ड्रग का सिंडिकेट चलता है उन लोगों को पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूनियन मिनिस्टर अमित शाह अनवेल द स्टैचू ऑफ पेशवा बाजीराव I एट द नेशनल डिफेंस एकेडमी कैंपस इन पुणे। अगर पूछे कि पुणे में अमित शाह ने किनका स्टैचू को अनावरण किया है, तो पेशवा बाजीराव I को इनोग्रेट किया है। कौन? पेशवा बाजीराव I के स्टैचू को अमित शाह ने अनवेल किया है या इनोग्रेट किया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन अमित शाह लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी त्रिभुवन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन आनंद गुजरात। तो पूछा जाए कि आपका जो नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है जो सबसे पहले किसने लॉन्च किया, मतलब किसने इनोग्रेट किया, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह ने, ठीक है। ये प्रमोट करेगा कोऑपरेटिव एजुकेशन, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, ठीक है। आगे की न्यूज़ पे चलते हैं। ड्यूरिंग 47th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हेल्ड इन पेरिस, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया हैज बीन इंस्क्राइब एज द 44th कौन सा 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द कंट्री ऑन जुलाई 11, 2025। 44 और इसमें आपका आगे चल कर देखिए, इसमें आपका जैसे 12 मराठा लैंडस्केप है, जिसमें से 11 तो आपका महाराष्ट्र में है और एक आपका तमिलनाडु में जिंजी जो फोर्ट है वो आपका तमिलनाडु में है। बाकी 12 आपका फोर्ट इसमें आता है। इसके बाद आगे का न्यूज़ है। अर्थकुनाल पुलिस स्टेशन लोकेटेड इन अलापुझा केरला हैज बिकम द फर्स्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री टू रिसीव ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। पूछा जाए कि इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है जो ISO सर्टिफाइड है, तो अर्थकुनाल पुलिस स्टेशन जो कि आपका केरला में है, ठीक है। PM E-ड्राइव एक स्कीम आया है, PM E-ड्राइव, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करेगा अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक, ई-ट्रक को लॉन्च करेगा। स्कीम अंडर द स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू 9.6 लाख पर व्हीकल विल बी प्रोवाइडेड। इस स्कीम के द्वारा आपको 9.6 लाख आपको मिलेगा इस स्कीम के द्वारा, ठीक है। बिहार गवर्नमेंट अप्रूव द प्रपोजल ऑफ 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब स्पेसिफिकली फॉर वुमेन हु आर नेटिव रेसिडेंट ऑफ बिहार। 35% आरक्षण मिलेगा जो बिहार की नेटिव प्रॉपर बिहार की जो वीमेन होगी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में। इंडिया फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा हैज बीन इनॉग्रेटेड इन फाजिलका पंजाब। इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा कहाँ पे लॉन्च किया गया है? फाजिलका पंजाब में, ठीक है। इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS। जो हिमाचल प्रदेश है वो पहला अपना आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका फ़ोटो देखकर और आधार से मिलाकर आपको राशन मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जुलाई तक का न्यूज़। आगे मिलेंगे आपसे अगस्त के लिए, तो अभी देखते रहिए और लाइक और शेयर कीजिए अगर अच्छा लगे तो।